आप सभी को प्रणाम। तो कल हमने कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर का रेखा चित्र और इसके भागों के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का जो रेखा चित्र है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है। चलिए शुरू करते हैं। यह है कंप्यूटर का एक साधारण सा चित्र जो आपने कभी ना कभी तो बनाया ही होगा। लेकिन इसमें आप सीपीयू को देख सकते हैं, माउस है, कीबोर्ड है और एक मॉनिटर है। ये एक साधारण चित्र है, लेकिन हमारा जो विषय है उसमें कंप्यूटर का चित्र जो है के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे कि कंप्यूटर में कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग हैं इस कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो होते हैं वो मुख्यतः चार भाग होते हैं। एक तो वो जिसमें इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, सभी जितनी भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई इनपुट डिवाइस हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं। दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, जिसमें सभी आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। तीसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। इसमें सीपीयू के अंदर का जितना भी है सब आ जाता है। सीपीयू में भी दो पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और आखिरी है स्मृति, मतलब मेमोरी। ये चार पार्ट्स हैं जिनकी मदद से हमारा मिलकर कंप्यूटर बना होता है। पीसी जिसे हम कहते हैं वो बना होता है इन्हीं चारों की मदद से। तो अब हम इन्हीं के बारे में परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। हमें ना ज्यादा डीप में जाना है और ना ही ज्यादा थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि वो होती क्या है। तो जो इनपुट डिवाइसेस है वो डाटा एवं निर्देश कंप्यूटर में जिस डिवाइस से प्रविष्ट किए जाते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो हमारा जितना भी डेटा है या फिर हम जो भी निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर में जिस भी डिवाइस की सहायता से जा रहा है, प्रविष्ट हो रहा है, तो वो क्या होंगी, इनपुट डिवाइसेस होंगी। जैसे अब मैं गूगल पर कुछ सर्च करना चाहता हूँ कंप्यूटर में, तो मैं किससे लिखूंगा? कीबोर्ड से ही तो लिखूंगा, जब तो सर्च कर पाऊंगा। तो कीबोर्ड से मैं उसको क्या दे रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ, डेटा भी दे रहा हूँ, दोनों चीजें उसमें। तो वो किससे जा रहा है? कीबोर्ड से जा रहा है। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह माउस भी है। माउस से क्या होता है? माउस से हम निर्देश देते हैं, माउस को हम इधर उधर सरकाते हैं, तो फिर वो पॉइंटर जो होता है वो स्क्रीन पर हिलने लगता है, जिससे उसे निर्देश मिलते हैं कंप्यूटर को। तो ये किससे जा रहे हैं? माउस से जा रहे हैं, माउस से प्रविष्ट हो रहे हैं निर्देश कंप्यूटर में। तो माउस क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस डेटा और निर्देशों को बाइनरी कोड 0 और 1 में परिवर्तित करके कंप्यूटर के समझने योग्य बनाती हैं। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? तो जो जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, डेटा और जो हमारे निर्देश होते हैं हमारे द्वारा दिए गए, उन सभी को बाइनरी कोड में परिवर्तित करती हैं। अब वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी भाषा। तो उस बाइनरी भाषा में केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसीलिए ये जो है जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे द्वारा दिए गए डेटा और निर्देश को 0 और 1 में ही परिवर्तित करके कंप्यूटर के समझने योग्य बनाती हैं। क्योंकि कंप्यूटर उन्हें डायरेक्ट नहीं समझ सकता, वो केवल और केवल बाइनरी भाषा को ही समझता है। अब आगे चलेंगे। मुख्य इनपुट डिवाइस और उनका विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस के नेम लिखे हुए हैं। तो इसमें कुछ न्यू भी हैं और कुछ पुरानी भी हैं। तो आपको दोनों तरह की याद रखनी है ये। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। अभी तो आप सिर्फ इनका नाम याद रख लीजिए, लेकिन हम आगे जब क्लास हमारी
अंतिम चरण पर होगी, तब हम इसके बारे में और पढ़ लेंगे। मैं इनके साथ आपको इनके चित्र भी दिखाऊंगा, तो आप बस अभी इनके नाम याद रख लीजिए। ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, जिसकी सहायता से हम क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। आपने देखा होगा इसमें कुछ न्यू भी है और कुछ ओल्ड भी है, कुछ ऐसी है जिनके तो आपने अभी नाम भी नहीं सुने हैं। तो ये सभी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस हैं। ये सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, आपको ये याद रखनी है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक और है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हमारी OMR शीट्स चेक होती हैं। तो आउटपुट डिवाइस, अब हमारी आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? हमने इनपुट डिवाइस के तो बारे में जान लिया। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? तो वे उपकरण जो संसाधित इनपुट के परिणामों को स्क्रीन पर दर्शाए। क्या अर्थ है इसका? वे सभी उपकरण जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट, जैसे हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट वापस देगा। लेकिन हम उस आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं? संसाधित इनपुट कहा गया है यहाँ पर। तो हम जो भी हमारा संसाधित इनपुट है, मतलब दोबारा से करेक्ट किया गया इनपुट जो हमने दिया था इनपुट, उसके बाद में जो निकल के आया प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट, वो वो जो है हमें दिखाए, स्क्रीन पर दिखाए, या फिर प्रिंट के रूप में प्रस्तुत करे, या फिर प्रिंट करने के लिए उसे तैयार करे, तो उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। एक और बात बताता हूं मैं, वे उपकरण जो संसाधित इनपुट के परिणामों को, वे सभी उपकरण, जितने भी उपकरण है हमारे आउटपुट में, तो वे सभी उपकरण जो संसाधित इनपुट के परिणामों को, हमारा जो भी आउटपुट है उसे हमें दर्शाएं, हमें दिखाएं, या फिर उसे प्रिंट करने के लिए तैयार करें, प्रस्तुत करें, तो वो सभी क्या होती है? हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। जैसे मॉनिटर पर हम क्या देख सकते हैं? हम आउटपुट देख सकते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो वो मॉनिटर क्या हो गया? मॉनिटर क्या है? हमें स्क्रीन पर दर्शा रहा है ना हमारा संसाधित इनपुट। आउट संसाधित इनपुट को हम आउटपुट भी कह सकते हैं। तो आउटपुट हमें दर्शा रहा है स्क्रीन पर वो, तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? उसे प्रिंट करने के लिए प्रस्तुत कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। डिवाइस, इसको परिणाम की प्रस्तुति के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। अब आउटपुट डिवाइसेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन से? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब ये क्या है? तो ये सिर्फ आप नाम याद रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सिर्फ आपसे ये पूछेगा, जैसे किसी MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस नहीं है या फिर सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं, तो आप तो देखते रह जाएंगे कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होती क्या है। तो आपको बस ये है कि जो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जितनी भी डिवाइसेस आएंगी वो सभी कैसी होंगी? आउटपुट डिवाइसेस होंगी हमारी। कौन सी डिवाइसेस होंगी? आउटपुट डिवाइसेस आएंगी। बस हमने उनको अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित कर लिया है, जिससे उनका अध्ययन सरल हो सके। तो अब का अर्थ क्या होता है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का? तो मैं आपको बता देता हूँ, बस आप इनका नाम याद रख लीजिए और एक बार इनकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। तो सॉफ्ट कॉपी उपकरणों का प्रयोग स्क्रीन पर परिणाम या फिर आउटपुट को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो हमारी सॉफ्ट कॉपी में हमारे जितने भी उपकरण आते हैं, उन सभी का प्रयोग हम परिणाम या फिर जो हमारा आउटपुट होता है उसको स्क्रीन पर दर्शाने के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, जो भी हमारा आउटपुट है उसको देखने के लिए हम
सॉफ्ट कॉपी उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी में वे सभी उपकरण आएंगे जिनका प्रयोग हम हमारे आउटपुट को या परिणाम को देखने के लिए करते हैं। अब हार्ड कॉपी में कौन से आएंगे? तो हार्ड कॉपी में वे सभी उपकरण आएंगे जिनका प्रयोग परिणाम या आउटपुट मुद्रित रूप में कागज पर छाप देते हैं। कौन से उपकरण? वे उपकरण जो परिणाम या आउटपुट को मुद्रित रूप में कागज पर छाप देते हैं, जैसे प्रिंटर है। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा? तो हार्ड कॉपी में वे सभी उपकरण आ जाते हैं जिनका प्रयोग जो है हमारा जो आउटपुट होता है वो कागज पर छापने के लिए प्रयोग होता है। उन सभी को हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी डिवाइसेस कहते हैं। कौन किन्हें कहते हैं? तो हार्ड कॉपी डिवाइसेस वे सभी होती हैं जिनका प्रयोग कागज पर छापने के लिए होता है। किसे? हमारे आउटपुट को, हमारे परिणामों को कागज पर छापने के लिए उपयोग होती है। तो वो सभी क्या कहलाती है? हमारी हार्ड कॉपी डिवाइसेस। आपको ये दोनों समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना ही अंतर है इसमें। सॉफ्ट कॉपी में हम अपने आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकते हैं और हार्ड कॉपी में उसे कागज पर प्रिंट कर सकते हैं। इसमें मॉनिटर एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, और इसमें प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर से हम अपने आउटपुट को छाप सकते हैं कागज पर। अब यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइसेस के भी नेम है, आप इन्हें भी पढ़ लीजिए। बाकी आगे इनके चित्र सहित मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इनके विषय में थोड़ा बहुत। तो इसमें भी कुछ नई और पुरानी है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तो आप सभी ने सुने ही होंगे तीनों। प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। प्लॉटर, प्लॉटर का प्रयोग हम बड़े बड़े बैनर्स वगैरह को छापने के लिए करते हैं। हेडफोन, हेडफोन तो आपने देखा ही होगा। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड ये होता है एक, इसमें हम साउंड स्टोर करते हैं। आगे चलते हैं हम। और एक और है, इसमें भी एक है ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर का अर्थ होता है जो जितने भी अंधे लोग हैं उन लोगों के पढ़ाई के सिस्टम को हम कहते हैं ब्रेल। और ब्रेल रीड करने की एक मशीन आती है जिसे हम ब्रेल रीडर कहते हैं, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ये याद रखनी है। इसी के साथ हमारे दो टॉपिक जो थे वो हमने पढ़ लिए हैं, इनपुट और आउटपुट। आशा है वो आपको समझ में आए होंगे, और नहीं तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अब अब हम चलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू की ओर के। सीपीयू में होता क्या है और ये बना किस किस का होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। यह किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होती है। सीपीयू जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये आपने पढ़ा था। आपने जब भी छोटी क्लासों में कंप्यूटर लिया होगा तो आपको यही बताया गया था कि कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू होता है। लेकिन सीपीयू के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो यह कार्य करती हैं, खाली सीपीयू ही नहीं करता। तो सामान्यतः पीसी का मस्तिष्क इंटेल 8088, वर्तमान में 80386 या फिर 80486 माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो अब इतने लाइन का क्या अर्थ है? तो इस लाइन का अर्थ ये है कि जो वास्तव में रियल में जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो सीपीयू के अंदर पाया जाने वाला माइक्रो प्रोसेसर होता है। इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसके वर्तमान में अब तो बहुत सारे मॉडल आ गए, 80386, 80486। माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपको बस ये वर्ड याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो होता है, यही सारा कार्य करता है सीपीयू के अंदर। अब ये होता क्या है? तो इसी में कंप्यूटर की स्मृति भी जुड़ी रहती है। कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी, जो हमारी रैम रोम जितनी भी है वो सभी इसी से ही जुड़ी रहती है, माइक्रो प्रोसेसर से।
यह कंप्यूटर के सभी भागों जैसे स्मृति, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कार्य को भी नियंत्रित करता है। तो अब ये क्या करता है, ये हमारी स्मृति जो मेमोरी है उसमें क्या क्या स्टोर हो रहा है, क्या नहीं स्टोर हो रहा है, वो देखता है। इनपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कार्य को भी यही नियंत्रित करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जितने भी हमारी क्रियाएं होती हैं कंप्यूटर पर, सभी प्रकार की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित करता है। प्रोग्राम एवं डेटा इसके नियंत्रण में स्मृति में संग्रहित होते हैं। हमने कुछ भी कंप्यूटर पर टाइप किया या फिर कुछ भी प्रोग्राम किया, कुछ भी डेटा दिया इसको, तो वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही स्मृति यानी कि मेमोरी में संग्रहित होंगे। इसी के नियंत्रण में आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसी के नियंत्रण की वजह से हमें जो हमारा आउटपुट है वो मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है अथवा प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है। और जो प्रिंटर की मदद से हम कागज पर उसे छापते हैं वो भी माइक्रो प्रोसेसर की मदद से ही होता है। इस प्रणाली में माइक्रो प्रोसेसर सभी गणनाओं एवं प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। अब हमारी जितनी भी कंप्यूटर की कार्यशैली है उस सभी में माइक्रो प्रोसेसर जितनी भी प्रकार की सभी गणनाएं होती हैं और प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जैसे इनपुट डिवाइसेस के कार्य, आउटपुट डिवाइसेस के कार्य, मेमोरी में क्या स्टोर हो रहा है, प्रोग्राम डेटा का स्टोर होना, संग्रहित जिसे कहते हैं हम, प्रिंटर द्वारा पर छापना, आउटपुट स्क्रीन पर दिखना, तो उन सभी को कौन संपन्न करता है? माइक्रो प्रोसेसर संपन्न करता है और इसकी ही ये सभी कार्य होते हैं। आगे लिखा है तथा सभी उपकरणों की कार्य प्रणाली को भी नियंत्रित करता है। और ये क्या करता है? सभी हमारे जितने भी उपकरण हैं उन सभी की कार्य प्रणाली को भी यही नियंत्रित करता है। तो हमारे जितने भी इससे डिवाइसेस हम जितने भी जोड़ेंगे उन सभी को कौन नियंत्रित करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो अब हमने इस कि जो वास्तव में कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। और ये क्या करता है? ये सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की गणनाएं, क्रियाएं या फिर उपकरणों की कार्य प्रणाली है उन सभी को कौन नियंत्रित करता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित करता है। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आगे चल रहे हैं अब हम। तो अब हमने क्या किया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू को दो भागों में विभाजित कर दिया हमने। कौन से दो भाग हैं अब इसके? तो दो भाग हैं इसके। पहला भाग है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। पहले को हम शॉर्ट में सीयू कह सकते हैं और दूसरे वाले को एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब ये होते क्या क्या है तो हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये कंट्रोल यूनिट यह सीपीयू का मुख्य अंग है। यह भाग कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट सीयू वाला जो भाग होता है ये कंप्यूटर का मुख्य अंग कहलाता है। तथा ये जो यह कार्य क्या करता है? ये कंप्यूटर की जितनी भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, मतलब आंतरिक क्रियाएं कैसी? जैसे हमने कुछ भी इनपुट किया तो ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्ट हमें, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी के बाद फिर वो अपनी आउटपुट फिर उसमें खोजेगा, आउटपुट के बाद फिर उसे हमारी लैंग्वेज में करेगा, फिर हमें आउटपुट दिखाएगा। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो कुछ ही मिली सेकेंड्स में हमारे सामने हो जाती है। तो ये कौन करता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट ही इनका संचालन करता है। अब यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब हमारी जितनी भी इनपुट और आउटपुट क्रियाएं हैं उनको भी ये नियंत्रित करता है। जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाते हैं या वो नियंत्रित कौन कर रहा होता है? सीयू। या फिर
प्रिंटर से कुछ भी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसे नियंत्रित कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। ऐसा नहीं है माइक्रो प्रोसेसर नहीं करेगा, माइक्रो प्रोसेसर भी तो कंट्रोल यूनिट के ही अंदर आता है। माइक्रो प्रोसेसर किसके अंदर आता है? कंट्रोल यूनिट के ही अंदर आता है। वो तो मैंने आपको एक बेसिक बेसिक चीज बताई थी, वो क्या होती है। जैसे हमारा क्या है? सेल है। वैसे ही कंप्यूटर किस पर निर्भर है? माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर है। अब ये क्या हो गया? उसको ये बॉडी पार्ट्स हो गए उसके, जैसे हमारे अंदर है बॉडी पार्ट्स, वैसे ही ये उसके पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हैं, सीयू और एएलयू। तो सीयू में आपने देख ही लिया क्या क्या होता है। ये हम सभी आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है और इनपुट आउटपुट क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। साथ ही स्मृति मतलब मेमोरी और एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ को समझने के लिए आपको पहले एएलयू को समझना पड़ेगा। एएलयू को एएलयू क्या होता है? एएलयू यह डाटा यूनिट यह यूनिट डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग एवं तार्किक क्रियाएं करती है। आपको ये पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि जो हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो क्या करता है? हमारा अंकगणितीय क्रियाएं करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि। और जितनी भी तार्किक क्रियाएं हैं, लॉजिकल क्रिया है, उन सभी को कौन करता है? हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिटी एक्सेस कराता है कंप्यूटर पर। अब अब उस पहली वाली लाइन में क्या कहा गया था? तो इस पहली वाली लाइन में कहा गया था कि साथ ही स्मृति और एएलयू के मध्य डेटा का आदान प्रदान करता है। कौन करता है? हमारा सीयू करता है। तो अब हमारा एएलयू जो है वो तार्किक क्रिया करता है। तो हमारा जो भी हमारा मेमोरी में डेटा सेव है, हमें उसमें से लेकर आना होता है। जैसे आप कीबोर्ड पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे 22 × 11, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने नंबर भेजे, आपने सिर्फ डायरेक्शन दी है कि 2 और 2 × 1 1। कंप्यूटर में पहले से ही वो जगह सेव है, नंबर सेव है ये। बस आपने उनको निर्देश दिया है कि ये जो नंबर सेव है उनमें से इन नंबरों का गुणा करो। तो वो किस में सेव है? इसकी मेमोरी में सेव है। तो कौन जाएगा? सी कि वहां से ये दो नंबर लाने हैं और उनका गुणा करना है। बस ऐसे ही इसका कार्य होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अब हम मेमोरी की तरफ बढ़ते हैं कि स्मृति होती क्या है। तो मेमोरी को हम इंग्लिश में स्मृति कहते हैं, सॉरी, स्मृति को हम इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। तो स्मृति कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह है, मतलब जो वर्केबल, जो वर्क करता है और संग्रह भी करता है। कार्यकारी का अर्थ है कम कार्य करने वाला, और संग्रह भी करता है, तो कार्यकारी संग्रह कहा गया है इसको। यह कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जितना भी हम डेटा इनपुट या आउटपुट लेते हैं वो सभी इसी में तो स्टोर है। जो डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रोसेसिंग के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध होते हैं। इसमें वही लिखा है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें प्रोग्राम डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान जो हमें जरूरत होती है या फिर स्थित रहते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान या आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। किसमें से? स्मृति में से, क्योंकि उसमें तो पहले से ही स्टोर है ना, हमें तो बस निर्देश देने हैं उसके लिए। स्मृति में संग्रह के लिए अनेक स्थान निर्धारित हैं। स्मृति में भी संग्रह के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सब मिक्स हुए पड़े हैं। इनके लिए भी अलग अलग फाइल्स बनी हुई हैं कि किस फाइल में किस तरह का डेटा सेव होगा, जिनकी संख्या निश्चित होती है। जो एक यानी फिक्स
संख्याओं में है, जिसे स्मृति की क्षमता या स्मृति का आकार कहते हैं। जिस चीज को हम क्या कहते हैं, स्मृति की क्षमता, और या फिर उसका आकार, कि ये इतने आकार की है। जैसे आपने सुना होगा कि ये तो 40 GB, 20 GB, 2 GB, 4 GB ऐसे। तो क्या है, उसका एक स्टोर करने की क्षमता है। तो वो क्या है, उसकी निश्चित संख्या है। यही क्या कहलाती है, इसका आकार या फिर स्मृति की क्षमता कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो स्मृति में जो होता है, वो चीजों को संग्रह करने के लिए अनेक स्थान होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जिसे स्मृति की क्या कहते हैं हम, क्षमता या स्मृति का आकार। तो अब स्मृति के आकार को हम एमबी, किलोबाइट, केबी अथवा गीगाबाइट यानी कि जीबी में माप सकते हैं। तीन तीन में मापा जाता है इसको, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। जैसे 256 KB, 630 MB, 42 GB, 20 GB, 40 GB, ऐसे मैंने भी आपको ये बताया था। अब आगे क्या है, एक स्थान का एक एड्रेस होता है। तो इसमें जो भी हमारे जितने भी स्थान हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि स्मृति में संग्रह के लिए अनेक स्थान निर्धारित हैं। तो अब जितने भी स्थान है उसमें, उन सभी का क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस एड्रेस जैसे हमारे घर के पते में नगर का पिन कोड होता है नहीं होता। आप जैसे आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाएंगे तो उसमें अपने नगर का पिन कोड डालेंगे। तो उसी प्रकार स्मृति में प्रत्येक स्थान की पहचान की एक संख्या होती है। स्मृति में भी पहचान के लिए एक संख्या होती है। नहीं तो ऐसे तो सब मिक्स हो जाएगा ना, फिर वो कैसे पहचान पाएगा। यह पहचान संख्या ही इसका पता कहलाती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस। इसमें भी एक पहचान संख्या होती है। जैसे आपके नगर का, आपके जिले का एक पिन कोड होगा, वैसे ही स्मृति में भी एक एड्रेस होता है, जो क्या होती है, पहचान संख्या होती है इसकी। यह पहचान संख्या ही इसका पता कहलाती है। यदि सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की स्मृति 600, अब अब ये चीज आपको ये याद रखनी है, इसीलिए मैंने कलरफुल भी की है। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है एक। तो अब ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन टाइप में हो जाएगा। यदि एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की, मतलब एक कंप्यूटर की जो स्मृति है वो 640 KB की है, 640 KB है, तो इसका अर्थ है कि यह लगभग 2.5 लाख अक्षरों को संग्रहित कर सकती है। कितने अक्षरों को, 2.5 लाख अक्षरों को संग्रहित कर सकती है। यहाँ से स्मृति में से आपका दो एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। कैसे आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद से जरूर क्वेश्चन आता है। और
म्यूट हो गया है सर, म्यूट। हम्म, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब हाँ आ रही है। हाँ जी। तो अब हम रैम के बारे में पढ़ेंगे। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। तो कंप्यूटर की एक अस्थायी स्मृति है। तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है, मतलब इसमें चीजें स्टोर नहीं होती हैं। जैसे आप कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, अगर लाइट चली जाती है, विद्युत का चालन कम हो जाता है या फिर विद्युत का चालन कट जाता है, तो ये क्या होगा? ये इसमें कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, और जब आप लाइट आने के बाद दोबारा चालू करें, जो भी डेटा था वो इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक अस्थाई है, को स्टोर नहीं करती है। जैसे कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा, आपने कीबोर्ड या फिर किसी अन्य डिवाइस से कोई डेटा इनपुट किया, और प्रोसेसिंग से पहले रैम में ही संग्रहित होता है। वो क्या होता है? प्रोसेसिंग से पहले जितना भी आपने जो डेटा दिया है वो क्या होता है? वो रैम में जाकर ही संग्रहित होता है, और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लिया जाता है। और फिर सीपीयू, सीपीयू में भी क्या, सीयू और एएलयू दो पार्ट्स बताए थे मैंने अभी आपको। तो सीयू जो होता है वो सभी आंतरिक क्रियाएं करता है, और इनपुट आउटपुट की भी क्रियाएं वही करता है। तो वो क्या करता है? आवश्यकता के अनुसार वहां से उन्हें प्राप्त कर लेता है। कहाँ से? रैम से। रैम में, इसीलिए वो हमें बाद में जब हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो नहीं दिखाई देती है। रैम में डाटा अथवा प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। वही लाइन फिर से आ गई कि जो रैम है उसमें डेटा और हमारे जितने भी प्रोग्राम है वो अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, वो फिक्स नहीं है। कंप्यूटर को बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में डेटा समाप्त हो जाता है। मैंने अभी आपको बता ही दिया ये। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाए किन्हीं कारणवश, या फिर विद्युत लाइट चली जाए, तो वो क्या होगा? रैम में जितना भी हमारा डेटा संग्रहित होगा वो सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। इसी कारण रैम को अस्थायी स्मृति कहते हैं। अस्थायी स्मृति कहते हैं। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका भी आकार होता है, रैम की क्षमता जिसे हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था स्मृति की क्षमता, ऐसे ही रैम की भी है, या फिर जिसे हम उसका आकार भी कह सकते हैं। जैसे 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32, 64, 128, 256 MB आदि। ये बहुत होती हैं, बस आपको ये याद रखनी है। तो अब हम, रोम का अर्थ क्या होता है? रोम का है रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह स्मृति स्थायी होती है। यह क्या है? स्थायी होती है। अब इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है? वो एक फिक्स स्टोर होता है। यह होती है। अगर हम कंप्यूटर को बंद कर दें या फिर लाइट चली जाए, तो इसमें जो भी हमारा डेटा है वो क्या होगा? वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, वो इसमें स्टोर रहेगा। इसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय ही प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। और इसमें जो प्रोग्राम होते हैं, वो जब हमारा कंप्यूटर बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है जब कंप्यूटर का, तभी तभी के समय से इसमें प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। इस स्मृति में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते। रोम में जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। जैसे अब आपने अपना पीसी खोला, तो पीसी में आपने क्या किया? या फिर आप, सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल का। मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर में ही आ जाता है। तो मोबाइल में आपने यूट्यूब चलाया, तो यूट्यूब क्या है? आप उसको इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, वो साथ ही आया है। तो वो मोबाइल के निर्माण के समय ही जो हमारी इसकी स्थायी स्मृति थी मोबाइल की, तो उसमें संग्रहित कर दिया गया था। ना तो परिवर्तित कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे पढ़ सकते हैं, मतलब उसे चला सकते हैं। यही है इसका अर्थ। तो इन्हें केवल पढ़ा ही जा सकता है। अतः इस स्मृति को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इन्हें केवल हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी।
अब कंप्यूटर का स्विच ऑन करके इसे चालू करने पर रोम में स्थायी रूप से संग्रहित प्रोग्राम स्वतः ही क्रियान्वित हो जाते हैं। अब जो भी हमारा जितने भी स्थायी स्मृति यानी रोम में जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, वो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो स्वतः ही क्रियान्वित हो जाते हैं। और ये प्रोग्राम कंप्यूटर की सभी डिवाइस को जांच कर उन क्रियावस्था में लाते हैं। और हमारे जितने भी प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित होते हैं वो सभी क्या करते हैं, कंप्यूटर की सभी डिवाइस जितनी भी इससे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उन सभी की जांच करते हैं और उन्हें सक्रिय अवस्था में लाते हैं, यानी कि कार्य करने की अवस्था में लाते हैं। रोम में उपस्थित ये स्थायी प्रोग्राम बॉयस BIOS के नाम से जाने जाते हैं। तो रोम में हमारे जो स्थायी प्रोग्राम होते हैं जिनकी मदद से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कार्य करने के लिए बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, BIOS नाम से जाने जाते हैं। रोम में अन्य आवश्यक प्रोग्राम एवं गणितीय मानों की सारणी, वर्गमूल आदि के मान संग्रहित रहते हैं। तो हमारी जो रोम है उसमें हमारे जितने भी गणितीय मान हैं या फिर प्रोग्राम हैं उन सभी की सारणी बनकर संग्रहित रहती है। आपको कोई भी गणितीय क्रियाएं करनी है तो वो क्या होगा, वो हमारे रोम में फिक्स रहेंगी। मैंने आपको बताया था कि जो कम CPU में गणितीय क्रियाएं कौन करता है, हमारा ALU। और वो डेटा कहाँ से लाता है, कीबोर्ड से। तो हम सिर्फ उसे निर्देश देते हैं बटन दबाकर कि ये इस वाले नंबर का इंटू करना है। जैसे आपको करना है 2 × 3, तो आपने कीबोर्ड पर टाइप करेंगे 2 × 3। तो आपने तो बस किया है ना कि इन नंबरों का हमें गुणा करना है, लेकिन ये नंबर कंप्यूटर की स्मृति में सेव होते हैं और किसमें होते हैं, रोम में, जहां से ये सारणी में संग्रहित रहते हैं, वहां से ये लाए जाते हैं, फिर इनका गुणा किया जाता है। तो जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान होता है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होते। अभी आपने पढ़ाई था कंप्यूटर को अगर हम किन्हीं कारणवश बंद कर दें या बंद हो जाता है तो इसमें जो डेटा होता है वो नष्ट नहीं होता। अतः रोम को स्थायी संग्रह माध्यम कहते हैं। रोम एक सेमीकंडक्टर चिप होता है। क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर चिप होता है, अर्धचालक चिप, जिसमें प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर जिसमें प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर संग्रहित रहते हैं। तो रोम क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसमें हमारे प्रोग्राम और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी संग्रहित रहते हैं। इस प्रकार की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की संयोजित तकनीक फर्मवेयर कहलाती है। अब हमारी जितनी भी ये जो, जैसे अब हमारा रोम है उसमें क्या है, हमारे प्रोग्राम भी हैं और सॉफ्टवेयर भी हैं। तो इस प्रकार की जो मिश्रित तकनीक है, सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की संयोजित तकनीक है हमारी ये, तो उसे क्या कहेंगे हम, फर्मवेयर कहलाती है ये तकनीक। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। हम द्वितीयक स्मृति के तरफ चलेंगे। द्वितीयक स्मृति होती क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो द्वितीयक स्मृति को वैकल्पिक वैकल्पिक स्मृति या बाह्य स्मृति भी कहते हैं। ये क्या होती है, हमारी ऑप्शनल होती है या बाह्य, हम इनको अलग से इसमें ऐड करते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधा पूर्वक लाया और ले जाया जा सकता है। हम इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। ये मुख्यतः है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क यानी कि CD। तो ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी जितनी भी स्टोर करने की डिवाइसेस होती हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, पेन ड्राइव, तो ये सभी क्या आते हैं, द्वितीयक स्मृति में आते हैं और ये वैकल्पिक होती है, हम इनको अलग से जोड़ते हैं। तो बस यही था, ये द्वितीयक स्मृति के बारे में था। अब अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे। बाकी पढ़ने का तो आज का बस इतना ही था। अब
ये मैग्नेटिक टेप एक और रह गया उसमें द्वितीयक मेमोरी में। तो मैग्नेटिक टेप भी होता है। ये 4-5 कुछ द्वितीयक मेमोरी है। तो कीबोर्ड, ये आप देख सकते हैं, ये कीबोर्ड है। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइसेस है। इसमें बहुत सारी की होती हैं, जैसे ये एरो की, स्पेस बार, एंटर, और ये हमारी फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक। तो ये है हमारा कीबोर्ड। और अब आगे चलते हैं। ये है माउस, ये इसका लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, ये माउस हो जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये हमारा जॉयस्टिक, जिसका प्रयोग हम गेम्स वगैरह खेलने के लिए करते हैं। आगे आता है स्कैनर, जिसका प्रयोग हम कागज पर लिखे हुए किसी भी चैप्टर वगैरह या फिर किसी भी कार्य को हम इसमें स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचा सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ पर आप एक कागज को रखेंगे तो ये स्कैन करेगा, इसीलिए इसका नाम स्कैनर है। अब आगे ये एक लाइट पेन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसकी सहायता से इनपुट देते हैं मोबाइल को। ये मोबाइल को चलाने के कार्य आती है, यहाँ से आप इसको मोबाइल को चला सकते हैं। आगे बारकोड रीडर, ये आप इससे क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। बारकोड आपने देखा होगा, वो यूं लाइन बनी हुई आती है ना, वो बारकोड होता है, जिसे इसकी सहायता से हम स्कैन करते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। देखा, आपको नाम मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अब तो इनके बारे में जानकारी बता रहा हूँ बस। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो ये एक मशीन होती है जो बैंक वगैरह में प्रयोग होती है। इसका कार्य है चेक्स वगैरह पर जो एक निशान होता है, क्योंकि बैंक वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो चेक देख सके, तो वो मशीन में डालते हैं और स्कैन करके आपकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये MICR, ये चेक वगैरह को चेक करने का कार्य आती है। अब अगला है OCR। तो OCR का है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम हमारी कॉपी वगैरह, बुक वगैरह पर हमारा शब्द जो भी हमारा लिखा रहता है, उसको हम इसकी सहायता से स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इससे स्कैन यूं कर सकते हैं। इसमें एक लाइट जलती है, जिससे ये कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचता जाता है। इससे हम क्या करते हैं? इसे इनपुट ही देते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। अब अगला है फिंगरप्रिंट स्कैनर। आपने देखा होगा, इससे हम फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है हमारा। ट्रैक बॉल भी एक हमारा डिवाइस होता है। ये रहा ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल है हमारा। ये एक डिवाइस होता है जो हम माउस की जगह पर उपयोग कर सकते हैं। ये इसका लेफ्ट बटन, ये इसका राइट बटन। अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये तो आपने देखी हो। प्लॉटर, ये मैंने कहा था ना आपसे, ये बड़े बड़े पेजेस को छापने के, पोस्टर वगैरह छापने का काम आता है प्लॉटर। ब्रेल रीडर, तो ये है ब्रेल रीडर, जो जिससे हम अंधे लोग जो पढ़ते हैं, वो ब्रेल सिस्टम कहलाता है। और ये ब्रेल रीडर उनकी मशीन है पढ़ने की। अब रैम और रोम है। तो ये रैम और ये रोम, आप देख सकते हैं ना अंतर क्या क्या है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, जो हम जिसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन रोम को हम निकाल नहीं सकते, ये फिक्स मेमोरी है। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं रैम और रोम के। तो रैम के तो केवल हमारे 3 ही टाइप हैं, एस रैम, डी और एस डी रैम। इनका पूरा पूरा नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब तीसरा जो इन दोनों का मिला हुआ है, एस डी रैम, तो इसका पूरा नाम होगा सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बस यही 3 प्रकार हैं, एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। आपको ये याद करनी है, क्योंकि ये फुल फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। और टाइप्स ऑफ रोम, और रोम का है एम रोम, पी रोम, और 2 और टाइप है इसके। तो एम रोम में क्या आता है? मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
और ईपीरोम और ईईपीरोम, ये और दो पार्ट हैं इसके। तो ईरोम में क्या आता है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपीरोम में क्या आता है, तो ईईपीरोम में आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद। अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। और कल हम कंप्यूटर के और भी विषय में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सर इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूज होता है। जी, इनपुट और आउटपुट इनपुट और डिवाइस में आउटपुट। बहुत जी, मैं अभी एक और कंफ्यूज, बार आपको समझा देता हूँ जी। मतलब उसको याद कैसे रखना है थोड़ा दिमाग में। जी जी। तो हमारी जितनी भी ये जो हम आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनको कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर में डेटा किस डिवाइस से देते हैं। डेटा या फिर निर्देश हम कंप्यूटर को किस डिवाइसों से हम देते हैं। जैसे कीबोर्ड है, अब आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे जब भी तो कंप्यूटर में कुछ जाएगा। तो हम इनपुट डिवाइसेस को याद कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर को डेटा जिस डिवाइस से भी हम दे रहे हैं, जैसे माउस से हम डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, या फिर वे सभी डिवाइसेस जो हमें डेटा प्रदान दिखा रही हैं, कंप्यूटर से डेटा दे रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट जो अभी डिवाइसेस हमें आउटपुट दिखा रही हैं या फिर आउटपुट दे रही हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, क्योंकि वो हमें आउटपुट दे रहे हैं इसीलिए वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस में हमारी जो भी हम जिनसे इनपुट देते हैं, तो वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आ गया जी आपको समझ में? जी। हम्म। आज के लिए बस कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।